अस्सलाम वालेकुम। अदब व फ़नून नामे के साथ खालिद मोइन हाज़िर है और हमारे साथ हैं बहुत ख़ास मेहमान तौक़ीर चुग़ताई। तौक़ीर चुग़ताई के कई हवाले हैं, उनकी तख्लीक़ी शख्सियत कई दायरों में बटी हुई है। बुनियादी तारुफ़ तो उनका एक शायर के तौर पर है, वो दानिश्वर भी हैं, कई ज़ुबानों में लिखते हैं। ख़ास तौर पर पंजाबी ज़ुबान में उनकी जो निगाह है बहुत गहरी है, ख़ुद भी लिखते हैं। हम असर पंजाबी ज़ुबान की रिवायत उससे भी खूब वाकिफ़ हैं और तरक्की पसंद तहरीक से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और प्रोग्रेसिव हैं और मीडिया से मुंसलिक हैं। तो बहुत सारे हवालों के साथ तौक़ीर चुग़ताई आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अदब व फ़नून नामे में। हमें ये बताएं कि हम कराची ही से बात शुरू करते हैं कि कराची में हमने आपको देखा, बाबा नजमी को देखा और भी कुछ शोरा को देखा जो पंजाबी ज़ुबान में शेर कह रहे थे और ज़ुबानों में भी कह रहे थे, ख़ास पंजाबी ज़ुबान में। तो कराची को जहाँ से आपने देखा तो कराची का पस मंज़र ज़रा बताएँ पंजाबी ज़ुबान के हवाले से। बहुत शुक्रिया खालिद मोइन, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। असल में बात यह है कि कराची में पंजाबी लिखने वाले जो लोग हैं उनके बहुत सारे हवाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि पंजाबी ज़ुबान के हवाले से यहाँ जो लिखने वाले बड़े नाम थे वो उर्दू में भी लिख रहे थे और पंजाबी में भी लिख रहे थे। और सबसे ज़्यादा काम जो इब्तदा में किया दूसरों के अलावा वो शफ़ी यकीन साहब ने यहाँ जंग में जब उनकी पंजाबी की नज़में उर्दू तर्जमे के साथ छपा करती थी और अदबी सफ़े पे उस वक्त रंगीन पेज निकला करता था, उन्होंने न सिर्फ उर्दू के लिए बल्कि पंजाबी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सारे तराजिम पेश किए अपने अखबारात में और दूसरे रसाइल वगैरह। लेकिन इसके साथ जो सिलसिला आगे बढ़ता है, बहुत बड़ी दरमियान में एक गैप आता है। बहुत सारे लोग थे उसमें, तो 3-4 नाम ऐसे आते हैं जिसमें एक नाम सबसे अहम जो आता है वो इशफाक नाबर का, जो इशफाक शफक के नाम से अशफाक शफक जी। तो 5 रंग के नाम से उन्होंने रिसाला यहाँ जारी किया यहाँ से। ये 80 की दहाई की गालिबन और उस दहाई में यहाँ वो पहला एक मैगज़ीन था जो निकला बाकायदगी के साथ। हालांकि इससे पहले भी लोग छोटे मोटे बहुत सारे उन्होंने कोशिश की, मगर बाकायदगी से जो एक निकला सिलसिला शुरू हुआ पंजाबी का वो उसमें था। और उसके साथ फिर जो आपने बात की आगे, फिर रावल राठ ने पर्चा निकाला था चानन के नाम से। तो रावल राठ एक कमिटेड शख्स थे, न सिर्फ लिटरेचर के साथ बल्कि इसके अलावा सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी उनका ताल्लुक बाएं बाजू की तहरीकों से था और उन्होंने अपने नज़रियात के सिलसिले में और नज़रियात से जुड़े हुए जो लोग थे उन्हें ख़ास तौर पर आगे लाने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि पंजाबी अदब में जो अहम चीज़ें वहाँ दूसरे पंजाब में, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क का जो पंजाब है, वाक़ई वहाँ का जो पंजाब, उसमें जो चीज़ें छपती थी उस वक्त बहुत मुश्किल से यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ चीज़ें आ रही थी। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने वहाँ उसमें पेश की वो इंतहाई कमिटेड लिखने वाले वहाँ के जो वो बाएं बाजू की पार्टियों से जुड़े हुए थे उनकी चीज़ें भी लोगों के सामने पेश की और इसमें शायरी के साथ अफसाना और चीज़ें सारी सब चीज़ें शामिल, तनकीदी मज़ामीन और किताबों भी था, इवन तारीखी चीज़ें भी थी। जैसे हमारे हीरो बहुत सारे थे, भगत सिंह हो गए और दूसरे जो थे हीरो हमारे तहरीक आज़ादी के या पंजाब की तहरीकों से जिनका ताल्लुक रहा हो, तकसीम से पहले उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो छापी। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ से पर्चा वारिस शाह के नाम से निकाला था 1980-84 के तक लगभग। ठीक है। वो इंतहाई मुख्तसर रिसाला था, मगर उसमें मैंने कोशिश की थी कि उर्दू के जो बड़े लिखने वाले हैं उनसे कहा जाए कि आपने अगर पंजाबी में कुछ लिखा है तो वो हमें दें ताकि पता चल सके कि आप पंजाबी में लिखते हैं। ठीक है। इस सिलसिले में मैंने वज़ीर आला साहब ने मुझे चीज़ें भेजी, वो उसमें छापी गई। वज़ीर आला के अलावा अफजल परवेज़ थे, अमजद थे, इवन कतीन शफाई, उन्होंने अपनी चीज़ें, अहमद राय जितना लिखते थे उर्दू में, उन्होंने भी अपनी चीज़ें भेजी। शेर अफजल जाफरी साहब थे। ये देखिए उर्दू लिखने वाले जो अहम शोरा थे उनकी चीज़ें मैंने मंगवाई ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग पंजाबी में भी लिखते मगर वो कम लिखते थे, कुछ ज़्यादा भी लिखते थे। जैसे शेर अफजल जाफरी या तो नाम और थे वो लिखते थे, या उनकी बुनियादी पहचान ही पंजाबी थी। वो कि उन्होंने उर्दू में भी बहुत ही अच्छा लिखा है अहमद राय ने, खासतौर पर फिल्म
علمی نغمے جو ہے وہی فراموش نہیں کیے جا سکتے، جیسے وہ دل کے افسانے نگاہوں کی جو وہاں تک پہنچے، بات چل نکلی اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، بہت ہی کمال کمال، اور نور جہاں کا گایا ہوا. اچھا تو بات تو اصل میں بہت بڑا موضوع ہے پنجابی ادب. ہم تو یہاں اختصار کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ایک جھلک نظر آ جائے. تو جیسے کہ پنجابی ادب کی جو روایت ہے اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں، پھر صوفیہ کرام کی جو شاعری ہے پنجابی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو ہم پھر مزید آگے بڑھیں. دیکھیں ہماری پوری روایت چاہے وہ بغاوت کی ہو، چاہے وہ روحانیت کی ہو، چاہے وہ عام سماجی زندگی کی ہو، اس کی ابتدا صوفی شاعری سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں اگر دیکھا جائے، ویسے تو سندھ میں بھی یہی صورت حال ہے، بلوچستان میں بھی اور سرحد میں بھی، کیونکہ وہاں کے صوفی شعراء جو ہیں بہت زیادہ ان کے اثرات عام انسان پہ تھے، اور عام گھروں میں صوفی شعراء کو باقاعدہ کتابیں اس طرح سے جہیز میں چیزیں دی جاتی، اس طرح سے لوگوں کو لے کے جاتے تھے پڑھتے تھے، اس طرح سے کتابیں دی جاتی تھی. جیسے وارث شاہ کا دیوان ہو یا بلے شاہ ہو یا میاں محمد بخش ہو یا شاہ حسین ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں صوفی شعراء کی روایت ہے وہ بہت مضبوط اس حوالے سے. تو اب بھی جو ہے اس میں اب جب کانفرنسز ہوتی ہیں پنجابی میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یا اتنی جدت کے باوجود کہ اب پنجاب میں پہلے والا پنجاب نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں بھی ایک پنجاب پھیلا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں بھی ہر سال پنجابی میں درجن بھر سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں، اسی طرح کینیڈا میں چھپتی ہے، اس طرح سے ہندوستان میں تو بہت زیادہ چھپتی ہے مشرقی پنجاب جو ہے ہمارا. اور یہاں پہ بھی اب کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں چھپنے لگی، اس وقت نہیں تھیں. اس وقت تو پورے سال میں جو ایک یا دو کتابیں آتی تھیں یا کئی سالوں کے بعد کچھ کتابیں آتی تھیں. اب جب ہم بات کریں گے تو وہ صوفیاء کا جو ٹچ ہے اس نے جدید ہمارا جو لٹریچر ہے پنجابی کا اس پہ انتہائی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اور پنجاب صرف ایک جگہ کا نام اب نہیں رہا بلکہ دنیا میں جیسے آپ یورپ میں چلے تو پنجابی کے اخبارات اور رسائل برطانیہ سے نکل رہے ہیں، بلکہ وہاں کے برطانیہ میں آپ لندن میں چلے جائیں تو پورے علاقے میں وہاں اسٹیشنس کے جو نام ہیں وہ پنجابی میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے کینیڈا کو ان کی جو اپنی زبان ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ درجہ دیا گیا پنجابی کا. آسٹریلیا میں بھی بہت بڑا اسی طرح کے درجات ملے ہیں، آسٹریلیا میں بھی یا دوسرے جو ممالک امریکہ، آسٹریلیا، دوسرے اس طرح کے ممالک ہیں. ایران میں بھی ایک پنجاب کی روایت کافی حد تک موجود ہے، وہاں پہ لوگ تھے. اور افریقہ میں بھی خاص طور پہ نیروبی دوسرے علاقے تھے. اور ادھر پڑوسی ملک میں انڈیا میں تو بہت بیداری ہے بہت. یہ تو بہت زیادہ بہت ایک ایک یونیورسٹی میں ہزاروں تھیسس لکھوائے جاتے ہیں اور اس میں پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. پھر اس میں اصل میں بات یہ کہ وہاں جو زبان ہے وہ نوکری کے ساتھ اور وسیلہ روزگار بنی ہوئی ہے نا، اس لیے لوگ اس طرف جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو زبان ہے جب تک کوئی زبان کمانے کا اور کھانے کا ذریعہ نہ بنے، اس سے روٹی روزی حاصل نہ ہو، اس کی طرف لوگ نہیں جاتے. بالکل صحیح. مگر اس میں اگر تحصیل علم کے لیے مختلف درجات رکھے جائیں اور مختلف یونیورسٹیز اور ترغیبات دی جائیں، مطلب ان کے لیے کچھ بینیفٹس ہوں، لوگوں کے روزی روزگار جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور انہیں دوسری جگہ مارا نہیں کرنا پڑتا، اسی کے ساتھ وابستہ رہ کے اپنی تحقیقی کام کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن میں کام کر رہے ہیں، اخبار میں کام کر رہے ہیں تو وہی زبان ہے جس میں آپ کو کام بھی کرنے ساتھ میں وقت ملتا ہے تو لکھ بھی رہے. مگر پنجابی میں ایسا یہاں پہ نہیں ہے. اب اس آگے بڑھا ہے سلسلہ تو صوفیاء کی روایت سے بات کریے. میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کی روایت جو ہے وہ کافی آگے بڑھی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں خلق ملق کی ہوئی تھی جو اب صاف ہو رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو دوسری صوفیاء کا فلسفہ تو تقریباً ایک جیسا ہی تھا، انسان دوستی، انقلاب اور رواداری، مساوات، امن. جیسے آپ ایون فارسی کے شعراء کو دیکھ لیں، عربی کے شعراء کو دیکھ لیں، پھر پنجابی کے اور سندھی کے اور ان کو دیکھ لیں تو سب کے خیالات جو ہے ماضی میں تقریباً ایک ہی طرح وحدت الوجود کا فلسفہ جو ہے اسے لے اگر اسی میں جا کے جمع ہوتا ہے. اچھا تو یہ اس پر بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں توفیق چغتائی صاحب کہ جو اصناف ہیں، پنجابی زبان ہے، شعر و ادب ہے، اس میں کون سی اصناف زیادہ لکھی جا رہی ہیں؟ کیا شاعری ہی زیادہ ہو رہی ہے یا اور اصناف میں بھی لکھا جا رہا ہے؟ اور شاعری کی اصناف بھی کون کون سی ہیں جن پہ لکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں سب اصناف میں لکھا جا رہا ہے، جو اردو میں یا فارسی میں. ویسے روایتی اصناف تو جو ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ٹپا ہوتا ہے، مائیا ہوتا ہے، ڈھولا ہوتا ہے، اسی طرح سے رقص جیسے نام مختلف ہوتے ہیں، وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ، وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. بولی ہے جیسے اس میں بھی لکھا
लिखा जाता है, माया है वो लिखा जाता है, और बहुत काफ़ी लिखी जा रही है। लेकिन अब बात आगे बढ़ी है, बहुत सारी किताबें, बेशुमार किताबें, खालिस्तान गज़ल की किताबें छपी और गज़लें लिखी जा रही हैं। नज़में तो बहुत ज़्यादा ही लिखी जा रही हैं, शायरी जो हो रही है। और नज़में क्या पाबंद लिखी जा रही हैं या आज़ाद लिखी जा रही हैं या प्रोज़ लिखी जा रही हैं? ज़रा ये भी रोशनी पर डालें। जी, उसमें नज़री नज़में भी लिखी जा रही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि देखें, वक्त के साथ साथ दुनिया तरक्की हुई है, तो उस पाबंदी को कबूल न करते हुए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी तहरीकें चली थी आज़ाद नज़म के और पाबंद नज़म के हवाले से, तो हिंदुस्तान में यानी उस पंजाब में अब जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसमें नसर बहुत ज़्यादा है, पाबंद चीज़ें बहुत कम हैं। जबकि अच्छा। हम चूँकि अभी तक वो हमारे लिटरेचर में उस तरह से आगे उतनी तेज़ी से हम नहीं बढ़े कि पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नई चीज़ों का इंतखाब करें। इसके बावजूद हमारे यहाँ नस्री नज़्म भी पंजाबी में लिखी जा रही है, आज़ाद नज़्म भी लिखी जा रही है, पाबंद नज़्म भी लिखी जा रही है, गज़ल भी लिखी जा रही है। लेकिन अगर हम उस तरफ का मुकाबला करें, उस पंजाब का मुकाबला करें, तो वो हमसे आगे इसलिए भी है कि वहाँ के लोगों का ताल्लुक कनाडा से, बरतानिया से और अमेरिकन जो लिखने वाले हैं उनसे भी रहा, बल्कि उनके करीब रहे। जैसे बरतानिया में बहुत बड़े हमारे नॉवलिस्ट हैं अरजीत अटवाल। अरजीत अटवाल के हम असर जो लिखने वाले अंग्रेज़ी के बरतानिया में मौजूद हैं, उनके साथ भी उनके ज़ाहिर रवाबित हैं, उठना बैठना और आने जाना। हमें दुनिया में पता चलता है कि अंग्रेज़ी अदब में क्या तख्लीक हो रहा है या दुनिया में क्या तख्लीक हो रहा है, तो उसे देखते ही जब पंजाबी में लिखते हैं तो उसका असर मुख्तलिफ होता है। मगर यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, हम तो कुएं के मेंढक हैं ना, ज़ाहिर है हमारी किसी मुल्क के साथ उस तरह के ताल्लुकात इतने अच्छे है ही नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान का कसूर है या पाकिस्तान का एक अलग टॉपिक है। ईरान के साथ हमारे उस तरह के कभी भी ताल्लुकात नहीं रहे, वैसे तो हमारा भाई है, ये तो है सही है। इसके अलावा अफगानिस्तान है, वहाँ आप देखें 3-4 ममालिक में हम तो एक जगह पे बैठे हुए कुएं के बैठे, हम एक तन्हाई का शिकार हैं। अच्छा, अब मैं एक बात आखिरी करना चाह रहा था आपसे, बहुत तवील मौजू है, फिर हम बात करेंगे, आपको फिर ज़हमत देंगे तौक़ीर चुग़ताई साहब। ये बताइए कि ख़ुद आप जो लिखते हैं, आप उर्दू के बेहतरीन शायर हैं, किताबें आई हुई हैं, लेकिन पंजाबी ज़ुबान में जो आप लिखते हैं वो मौज़ूआत क्या हैं और हम असल पंजाबी शायरी के मौज़ूआत क्या हैं? कुछ मुख्तलिफ है मामला या क्या है? जी, मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि हम जो कुछ लिख रहे हैं, पहले उसे देखें कि दुनिया में जो कुछ लिखा जा रहा है क्या उसके मुकाबले में भी है कि नहीं, या दुनिया कुछ और कर रहे हैं, हम किसी और काम में जुटे हुए हैं। लेकिन सूफियाना शायरी अगर आप करना चाहते हैं तो सूफिया बहुत कुछ लिख गए, आप वही चीज़ें दोबारा दोहरा नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो जदीद मसाइल है, जिससे दुनिया के एक ही मसला पूरी दुनिया का बन गया, क्योंकि अब वन वर्ल्ड आर्ट के बाद अब मीडिया जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया तकरीबन एक ख़ानदान बन चुकी है। तो मैं तो कम अज़ कम जब लिखता हूँ तो पहले ये पढ़ के देखता हूँ कि कहीं ये बात अमेरिका में, बरतानिया में, हिंदुस्तान में, ईरान में या पड़ोस में किसी जगह पे पहले लिखी तो नहीं जा चुकी। अगर लिखी जा चुकी है या आपको तजर्बे करने की मुझे क्या ज़रूरत है? ठीक है, कुछ और बात करेंगे फिर ज़ाहिर है। जी, इसी तरह से मैं जो सूफियाना शायरी जो है उसका भी मेरे उसमें टच काफ़ी सारा अपने इलाकाई रवायत के साथ जुड़ा हुआ। मैं जिस चीज़ों में मतलब मेरी आपकी किताब आ रही 1-2 माह में आ जाएगी, उस किताब का नाम है रेका ने फूल, यानी रेक जो है ना वो बकायम कहते हैं उर्दू में उसे, जो नीम के साथ बिल्कुल नीम के साथ जुड़ा हुआ दरख्त होता है। अच्छा। उसमें जो है ना वो फल लगता है तकरीबन एक जैसे ही होता है। तो उसके फूलों के हवाले से जो बिल्कुल ही गैर मानूस है आम बंदे के लिए, मगर उनके फूलों की खुशबू अपने इलाके में जब फैलती है तो उसका अपना एक वो होता है, तो उसमें वो आ रही है वो किताब जो बहुत अच्छा में आ चुकी है। तो एक तो मैं अपने इलाके से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और अपनी मेरी जो लहजा है ख़ास तौर पर मेरा अटक से ताल्लुक़ है, क्योंकि उस इलाके का लहजा मरकज़ी पंजाबी से बहुत ज़्यादा अलग है, तो उसमें कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिला, पंजाबी अदब की रिवायत, जदीद अदब, खुद आपके बारे में। फिर हम इस गुफ्तगू को, इस मुकालमे को आगे बढ़ाएंगे। तौक़ीर चुग़ताई साहब, बहुत शुक्रिया अदब व फ़नून नामे में वक्त देने का, और हम खुदाफिज़ भी कहेंगे। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।